हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीको सब 12 में। आज हम देखेंगे कक्षा 8 का जो है ना, सामने बोर्ड एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप का जो प्रश्न जो है ना, विज्ञान का प्रश्न जो है किस टाइप का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो प्रश्न है ना, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के वेबसाइट से ही जो लिया गया प्रश्न है, इसी के अकॉर्डिंग जो है ना, इसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। आज आप अपने कॉपी कलम कलम को निकालिए और देखिए कि आप इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितने सारे प्रश्न का हल सही सही करते हैं, और आज ही आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न दिया गया है कि कोशिका का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। मतलब कोशिका का वह समूह जिसका रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तक। ऑप्शन नंबर सी। क्या कहेंगे, उत्तक। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर सी हो जाएगा, उत्तक। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि एक कोशिका जीव कौन सा है। एक कोशिका जीव कौन सा है, मक्खी, केचुआ, अमीबा या तितली। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा, अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोशिका जीव है। उसी प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या क्या है, यानी किसको कहेंगे, तो कोशिका को कहेंगे। किसको कहेंगे, कोशिका को कहेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे हम लोग। कॉपी कलम में आप नोट करते जाइएगा, इसी प्रकार के प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर चौथा जो है कि निम्न में से कौन अधातु कौन सी है। तो कौन सा जो है अधातु है, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सल्फर भी मेरा अधातु है, कार्बन भी अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है। सल्फर का परमाणु प्रतीक अगर हम बोलते हैं एस से दर्शाते हैं, कार्बन को सी से दर्शाते हैं और ऑक्सीजन को ओ से दर्शाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद की कक्षा में आप लोग इसको अच्छा से जानिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है। निम्न में धातुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में या इनमें से सभी में। तो इनमें से सभी में। पटाखे बनाने में भी लगता है, उर्वरक में भी लगता है और खाना बनाने वाले बर्तन में भी धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 6वां नंबर प्रश्न है मेरा कि वह कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट या सल्फर। वह कौन सा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, धातु का सुचालक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हम लोग का कि 7वां नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव जो रहता है उसकी वृद्धि को हम रोकेंगे तो क्या करेंगे, नमक का प्रयोग करेंगे, खाद्य तेल का प्रयोग करेंगे या चीनी का, इनमें से सभी का। तो नमक का भी उपयोग हम कर सकते हैं, खाद्य तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। उसी प्रकार जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है। तो राइजोबियम, पेनिसिलियम, राइजोपस या स्पाइरोगाइरा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइजोबियम। राइजोबियम जो है लेगुमिंग पौधे की जड़ों में एक जीवाणु के रूप में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न नंबर है। 9वां प्रश्न नंबर में है कि भिंडी जो होती है ना, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो भिंडी की पीत जो होती है ना, वो जीवाणु से होता है, कवक से या शैवाल से। तो वो क्या होता है,
विषाणु से। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर सही होगा, यानी भिंडी की पीत जो होता है ना, विषाणु के कारण ही होता है। उसी प्रकार से 10वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वंचित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। ठीक है ना, यानी विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वंचित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। विद्युत धारा, विद्युत अवघटन, विद्युत लेपन या चालकता। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो क्या है, विद्युत का लेपन। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा आंसर, विद्युत का लेपन। उसी प्रकार से 11 नंबर प्रश्न में है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना, तो अगर हम सिंपल में जाने तो विद्युत का सुचालक जो ना, खट्टा चीज में जब वो सुचालक होता है। ठीक है ना, यहाँ कुचालक पूछ दिया। तो 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। नींबू का रस, नल का पानी या सिरका या अशुद्ध जल। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या आएगा सही आंसर, अशुद्ध जल हो जाएगा। यानी विद्युत कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है, तो अशुद्ध जल होता है। ठीक है, उसके उसी प्रकार से 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अवघटन का क्या उपयोग हो। विद्युत अवघटन जो होता है ना, उसका क्या काम है। धातुओं को निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या सभी में। यानी विद्युत अवघटन का क्या उपयोग है, तो धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है। विद्युत अवघटन का प्रयोग यानी उपयोग धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सा जीव जो है ना, जनन को अलैंगिक विधि कहते हैं। यानी कौन सा ऐसा जनन है जिसको अलैंगिक विधि के विधि नाम देंगे। निषेचन, कायंतरण, मुकुलन या गर्भधारण। तो निषेचन क्या है, एक अलैंगिक विधि है। ठीक है ना, कायंतर और मुकुलन और गर्भधारण क्या है, निषेचन विधि होगा, लैंगिक विधि हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक विधि क्या हो जाएगा, निषेचन। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कभी भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, बाह्य निषेचन किस में होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है, तो मछली में, स्टारफिश में या मेढक में या सभी में। तो बाह्य निषेचन क्या होगा, इन सभी में होगा, मछली में भी होगा, स्टारफिश में भी होगा और मेढक में भी होगा। ठीक है ना, बाह्य निषेचन किस में होगा, सभी में होगा। उसी प्रकार से 15 नंबर पर, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। भ्रूण बनता है, युग्मज बनता है, गर्भ बनता है या क्लोन बनता है। तो निषेचन के बाद क्या आता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज में क्या होता है, एक ही केंद्र होता है, इसको याद रखना है, एक ही केंद्र होता है। ठीक है, युग्मनज में कितना केंद्र होता है, एक। उसी प्रकार 16 नंबर है, दो सतह पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। पेशीय, चुंबकीय, घर्षण या गुरुत्व बल। तो घर्षण बल क्या लगते हैं, घर्षण। दो सतह पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है, तो घर्षण बल। 17 नंबर प्रश्न है, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। ऊर्जा, आयतन, दाब या द्रव्यमान। तो एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को हम क्या कहते हैं, दाब। क्या बोलते हैं, दाब। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्न में से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल लगता है, बलों में। ठीक है ना, बलों में कौन सा संपर्कित बल लगता है। पेशीय, चुंबकीय, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही आंसर है, पेशीय बल लगता है। बलों में कौन सा संपर्कित बल लगता है, तो पेशीय बल। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 19 से है कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है। ऊष्मा, प्रकाश, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, प्रकाश भी उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या आ जाएगा आंसर सही, दोनों ही उत्पन्न करता है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक या पेट्रोल। तो जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है, तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोल तो जीवाश्म ईंधन है, लेकिन प्राकृतिक गैस क्या है, वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन या सभी। तो देखिए, सबसे जलने से पहले दहनशील पदार्थ होना ही चाहिए, ज्वलन ताप भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तभी ताकि वो चीज जलेगी, दहन होगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी दहनशील पदार्थ भी होना चाहिए। अगर पत्थर को जलाइएगा तो नहीं जलेगा ना, इसलिए दहनशील पदार्थ भी होना चाहिए। उसमें ज्वलन ताप जो जिसको हम बोलेंगे कि उसका ताप का मात्रा भी होना चाहिए उतना, तब जाके वो जलेगी। अगला प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न में है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जन्म परिपक्वता आती है, उसको हम क्या बोलते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था।
तो बाल्य अवस्था में नहीं तो होगा, युवा अवस्था भी नहीं होगा, ये आता है 14 से 18 साल के बीच में जो होता है ना वो परिवर्तन जीवन काल में परिवर्तन होता है शरीर में, किशोर अवस्था में। ठीक है ना। 22 नंबर का आंसर, जीवन काल की वह अवधि शरीर में ऐसे प्रतिबंध जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता होती है वो किशोर अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 23 प्रश्न है कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? थायरोक्सिन, एड्रिलेनिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इनमें से कौन सा जो है ना हार्मोन जिसका उत्तरदायी, इसी के कारण हम लोग क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, एड्रीनेलिन। एड्रीलेनिन जो है यही हार्मोन है जिसकी वजह से हम क्रोध भी करते हैं, ठीक है ना, चिंता भी करते हैं, इसी के कारण से। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन किसका हार्मोन है? ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? माता, पिता, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, बच्चों का निर्धारण कौन करता है? माता, पिता, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का क्या हो जाएगा? पिता। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? पिता। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो उतना ही होगी, 30 डिग्री का होगा। दोनों आपतन कोण बराबर होता है, सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण कितना है? उतना ही हो जाएगा, 30 डिग्री का ही होगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसे होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला या इनमें से कोई नहीं? तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा आभासी होती है। ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 27 में है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देखा जा सकता है, उसको क्या है? पेरिस्कोप से, किल्डोस्कोप से, विक्षेपण से या दूरबीन से? किससे हम देख सकते हैं? मतलब बहुत दूर पे भी अगर रखा है तो हम पेरिस्कोप से के मदद से भी हम इसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप से। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन को समझने में, और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है कि काटी गई फसलों से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई या थ्रेसिंग? तो क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहलाते हैं। थ्रेसिंग की मदद से ही ना फसल को अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम या 24% से कम? ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है? 14% से कम जो है ना, इसी के कारण से भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा होनी चाहिए 14% से कम। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप को, हाथी को, चूहा को या केचुआ को? तो 30 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, केचुआ। केचुआ को ना किसानों का मित्र कहा गया है। ठीक है ना। केचुआ को क्या कहा है? किसानों का मित्र। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 31 है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस या 25000 डिग्री सेल्सियस? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? बी, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको नोट कर लीजिए। 32 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राकृतिक उपग्रह है? कौन प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा या आर्यभट्ट या ध्रुव तारा? तो प्राकृतिक उपग्रह क्या है? एक चंद्रमा। सूर्य नहीं है, ध्रुव तारा नहीं है, आर्यभट्ट नहीं है। ये कृत्रिम जो है ग्रह, ये उपग्रह बोल दिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 33 में है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पृथ्वी का, शुक्र का, बृहस्पति का या मंगल का? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति को हम जो कहेंगे सबसे बड़ा ग्रह भी है और इसी का द्रव्यमान सबसे अधिक है। घर्षण हमेशा क्या हानिकारक होता है? लाभदायक होता है। ये आरोपित बल की दशा में कार्य करता है, आरोपित बल के विरोध में कार्य करता है। घर्षण घर्षण जब करता है तो किस प्रकार से करता है? तो आरोपित बल का विरोध करता है। क्या करता है? आरोपित बल का विरोध करता है। उसी प्रकार से घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर या किसी पर नहीं?
घर्षण निर्भर करता है किस पर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पे भी करेगा और वस्तु के भार पे। अब देखिए अगर प्रकृति उसका थोड़ा क्या बोलते हैं स्लिपन रहे तो वो ज्यादा घर्षण होगा उसमें, उसी प्रकार से दोनों पृष्ठ की प्रकृति भी होती है और वस्तु के भार पर। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 36 है कि घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन सा, स्नेहक द्वारा, बॉल बेयरिंग द्वारा, सतह रुखरा कर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्नेहक द्वारा नहीं है, बॉल बेयरिंग द्वारा भी नहीं होता, रुखरा कर सतह रुखरा कर के कारण ही घर्षण बढ़ाने का तरीका अपना सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 में है कि कौन सा दो संश्लेषित रेशा है, मतलब बनाया गया, नायलॉन, सूती, रेशमी या ऊन। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन ए नायलॉन जो है ना एक संश्लेषित रेशा के रूप में है। निम्न में से कौन 4R में नहीं है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल या रिमूव। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, रिमूव नहीं है, बाकी सब है, रीयूज भी कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं उसको, लेकिन रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से 39 नंबर में कौन सा पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, रियान, पॉलिस्टर, नायलॉन या जूट। इनमें से कौन है जिसको हम, जो पिघल भी सकता है लेकिन जलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, नायलॉन। नायलॉन क्या होता है, वो पिघल जाएगा पर जलेगा नहीं। उसी प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का मात्रा क्या है, हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड या पास्कल। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ जाएगा, हर्ट्ज मेरा आवृत्ति का मात्रक। इसको आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए। ये कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम या इनमें से कोई नहीं। तो एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, उसका आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है कि ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, या ठोस, द्रव, गैस तीनों में। तो ध्वनि संचलित हो सकती है क्या, तीनों में, ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 43 में है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूसंपर्कन, त्वरित, प्रतिकर्षण या कोई नहीं। तो भूसंपर्कन क्या कहते हैं, भूसंपर्कन। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 44 में देखेंगे कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्टीमीटर पर, अमीनोमीटर पर या गैल्वेनोमीटर पर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सिस्मोग्राफ द्वारा है ना, भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा, ठीक है। भूकंप की शक्ति किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा। उसी प्रकार से आवेश कितने प्रकार के होते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा, 2 प्रकार के। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण की बाद को क्या कहते हैं, धुआं, एरोसोल, वाष्प या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल के बादल को क्या कहते हैं, तो एरोसोल क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को एरोसोल कहते हैं। उसी प्रकार से 47 नंबर क्वेश्चन में देखें, वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की प्रतिशत कितनी है, 78%, 21%, 0.3%, 0.7%। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन का है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो ऑक्सीजन का, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही होगा। उसी प्रकार से 48 नंबर में है कि वन उन्मूलन का स्थायी हल क्या है, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पूर्ण वर्णरोपण या पुनः चक्रण। वन उन्मूलन का स्थायी हल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा पूर्ण वर्णरोपण। इसी के कारण ना वन उन्मूलन होगा। अगला प्रश्न है कि काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को या चुंबक को। तो काला सोना हम किसको कहेंगे, पेट्रोलियम को। काला सोना किसको कहेंगे, पेट्रोलियम से। ये 2024 में आया गया प्रश्न है, ठीक है। काला सोना किसे कहा गया है, 2024 में इसको पूछा गया है। इस बार भी आप लोग का यहाँ पूछ सकता है इसी प्रकार के प्रश्न। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है,
जल, हवा, सूर्य का प्रकाश या कपड़ा? तो जल, हवा, सूर्य ये तो सब प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन कपड़ा क्या है मेरा? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वीडियो आप लोग को कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। अगर आपके नज़दीक में कोई ऐसा फ्रेंड हो तो उसको वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी अपने तैयारी जोरों शोरों से कर सके और अच्छे से अच्छे नंबर अपने 8 के बोर्ड एग्जाम में ला सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।